हेलो दोस्तों। हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं हिस्ट्री की क्लास। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी पहले भी क्लास आई है और जो सिंपल बोर्ड होता था, वाइट बोर्ड, उस पर हमारी क्लास आती थी। लेकिन आप सबके लिए एक नई पहल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। डिजिटल बोर्ड की जो बहुत बड़ी मांग होती है बच्चों की, तो उसको लेकर हमने ये स्टार्ट किया है। ठीक है, तो आज हम आपको एक नई क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं इतिहास की। और इतिहास बिल्कुल जीरो लेवल से और बिल्कुल ग्राउंड लेवल से लेके चलेंगे और बहुत अच्छे से समझ के चलेंगे। ठीक है भैया, तो देरी ना करते हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहले जानेंगे इतिहास है क्या। तो आइए देखते हैं। भारत जैसे कि इतिहास है, इतिहास में हम जानते हैं इतिहास के स्रोत। इतिहास को कैसे पढ़ते हैं या उसको पढ़ने के स्रोत क्या क्या हैं, या उसको कैसे जान सकते हैं कि क्या क्या इतिहास में होता है। तो इतिहास को दो भागों से बांटकर हम इसके स्रोत का पता लगा सकते हैं। कौन कौन से? पहला तो होता है पुरातात्विक स्रोत, और दूसरा होता है क्या? साहित्यिक स्रोत। क्या साहब? इन दो स्रोत से अलग तीसरा कोई स्रोत नहीं है जिससे हम हिस्ट्री का या इतिहास का पता लगा सकते हैं। ठीक है भाई। तो अब इसमें आता क्या क्या है? पुरातात्विक में आएंगे हमारे, पहले नंबर पे आएगा क्या? अभिलेख। भाई कहीं पुरातत्व से खुदाई हुई और खुदाई में कोई अभिलेख निकला तो उससे पता लग जाएगा कि किस काल का या किस शासन का या किस शासक का वो अभिलेख है। की जाती है इसमें सिक्के। दूसरी चीज आ गई क्या? सिक्के। तो खुदाई में सिक्के निकलेंगे, जैसे कि पहले भी सिक्के निकले हैं, गुप्तों के सिक्के, कुषाणों के सिक्के, या अलग अलग प्रकार के सिक्के निकलते हैं, उनसे पता लगाया जाएगा। और पता किस चीज़ से लगाते हैं? C14 कार्बन डेटिंग एक प्रक्रिया होती है, उससे हम चीज़ का पता लगाते हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पे आते हैं हमारे स्मारक। और चौथे नंबर पे आती है क्या? मूर्तिकला, या फिर गुफा कलाकृति। ये होती क्या है? या तो खुदाई में कोई मूर्ति मिलती है या गुफाओं में कोई ना कोई आकृति बनी हुई मिलती है। ठीक है, तो इससे हम किसका पता लगा सकते हैं? इतिहास का, कि वो कितना पुराना है और किसके काल का हो सकता है, या फिर उसमें क्या क्या मुख्य विशेषताएं थी। फिर बात आती है साहित्यिक स्रोत की, और साहित्यिक स्रोत में आते हैं हमारे दो, एक विदेशी साहित्य और एक देसी साहित्य। इन दो चीज़ों से हम पता लगा सकते हैं। और साहित्यिक स्रोत होते क्या हैं? जैसे किसी ने कोई अपनी किताब लिख दी, कोई पुस्तक लिख दी, कोई पत्र लिख दिया, या किसी के माध्यम से कुछ ना कुछ साहित्य के बारे में पता चलता हो, उसे कहते हैं साहित्यिक स्रोत। और साहित्यिक स्रोत को दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं। पहला देशी साहित्य, और दूसरा होता है हमारा विदेशी साहित्य। पहला देसी साहित्य और दूसरा विदेशी साहित्य। ठीक है साहब। अब इनको जानेंगे, ये देसी साहित्य और विदेशी साहित्य क्या हैं। जैसे कि विदेशी साहित्य में तो हमारे आएंगे जो अरब से आते हैं, चीन से आते हैं, या फिर भारत से आए हुए जो हमारे कवि हैं या कोई भी लेखक है, वो जो भी लिख के चला गया, उसकी जितनी भी कहानियाँ आती हैं, पुस्तकें आती हैं, उनमें जो भी वर्णन मिलता है वो आता है हमारा विदेशी साहित्य में। जैसे अरबी लेखक, अरबी लेखकों द्वारा कुछ भी लिखा गया। ठीक है, चीनी, एक इसमें आते हैं चीनी लेखक, यानी कि चीन से आए हुए। हर किसी ने अपनी किताब में कुछ ना कुछ वर्णन किया है। एक आता है फारसी, फारस से जो आए हैं। ठीक है, फारसी लेखक, इनकी पुस्तकों में जो भी वर्णन मिलेगा उससे हम इतिहास का पता कर सकते हैं। फिर आता है आपका देसी साहित्य। और देसी साहित्य सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, देसी साहित्य। क्यों? आइए देखते हैं। देसी साहित्य हमारा जो बटा हुआ है वो तीन भागों में बटा हुआ है। कौन कौन से? पहला है ब्राह्मण साहित्य। आपने सुना होगा वेद। वेद किस में वर्णित होंगे? ब्राह्मण साहित्य में। उसके बाद होता है ब्रह्मणेतर साहित्य।
जैन धर्म बौद्ध धर्म दोनों आएंगे ब्राह्मणेतर साहित्य में, यानी कि ब्राह्मण साहित्य के बाद आएगा ब्राह्मणेतर साहित्य। जैसे कि ऋग्वेद के बाद आता है एक ऋग्वैदिक काल आता है, उसके बाद आता है उत्तर वैदिक काल, ऐसे ही ब्राह्मण साहित्य के बाद क्या आएगा। और फिर आता है लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य में ज़्यादा कुछ नहीं, बस आपकी जितनी भी रचनाएं होती हैं वो, और जितने साहित्य होते हैं वो सारी किस में आएंगे, लौकिक साहित्य में आएंगे। दो चीज़ें, बस दो चीज़ से अलग कुछ नहीं होगा। क्या, बौद्ध धर्म, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं, सिर्फ वो चीज़ें हैं जिससे हम इतिहास का पता लगा सकते हैं, ठीक है, इतिहास के स्रोत इनको बोलते हैं। और एक आएगा जैन धर्म। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है हमारी क्या, ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में सबसे पहले नंबर पर आएंगे वेद। कितने वेद होते हैं भैया, 4 वेद। नंबर पे क्या चीज़ आएंगी, दूसरे नंबर पे क्या चीज़ आएंगी, दूसरे नंबर पे आएंगे वेदांग, यानी कि वेदों का ही जो छोटा अंग होता है उनको बोलते हैं वेदांग, और उनकी संख्या होती है 6। शिक्षा, कल्प, व्याकरण और छंद और एक ज्योतिष, ठीक है, इनकी संख्या होती है 6। इसके बाद आती है तीसरे नंबर पर पुराण। कितने पुराण हैं हमारे, और उसके बाद आता है महाकाव्य। महाकाव्य कितने हैं, पुराण हैं 18 और महाकाव्य कितने हैं, महाकाव्य हैं हमारे 2, एक रामायण और एक महाभारत। रामायण की रचना जो की थी वो वाल्मीकि ने की थी, और महाभारत की जो रचना की थी वो वेद व्यास जी ने की थी। और पुराणों में सबसे पुराना पुराण जो माना जाता है वो मत्स्य पुराण को माना जाता है, ठीक है साहब। और वेदों में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे हम ऋग्वैदिक काल में। इसके बाद वेदांग बता दिए, ये है सारी की सारी हमारी क्या, इतिहास को जानने के स्रोत, ठीक है, इतिहास को जानने के स्रोत। वो स्रोत हैं कौन से, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। और साहित्यिक स्रोत भी कौन से, 2, एक देसी साहित्य, एक विदेशी साहित्य। तो देसी साहित्य में ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मणेतर साहित्य, लौकिक साहित्य, ठीक है साहब। अब चलते हैं थोड़ा आगे। ये तो थे हमारे इतिहास को जानने के स्रोत। अब बात आती है इतिहास को बांटा कितने भागों में गया है, कितने भागों में बांटा गया भैया, इतिहास को जो बांटा गया है लेखन प्रणाली के आधार पर, के आधार पर, लेखन प्रणाली के आधार पर। बता सकते हो कितने भागों में बांटा गया, 3। कौन कौन से, तीन भागों में इसको बांटते हैं। सबसे पहला भाग होता है क्या, प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा भाग होता है आद ऐतिहासिक काल। और तीसरा भाग कौन सा होता है, ऐतिहासिक काल। क्या साहब, ऐतिहासिक काल। तो इसमें क्या आता है और इसमें क्या आता है और इसमें क्या आता है, ये चीज़ें हमारी जो आपने पढ़ा होगा, इतिहास को 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। वो सारी आती हैं हमारी ऐतिहासिक काल में। प्राचीन भारत, मध्यकालीन और आधुनिक, ठीक है साहब। लेकिन और हाँ, इनकी एक विशेषताएं और हैं, इसमें जो हमारी लिखित साक्ष्य हैं
इसमें हमारे लिखित साक्ष्य नहीं मिलते, और जब लिखित साक्ष्य नहीं मिलते तो वो पढ़े भी नहीं गए। इसमें हमारे लिखित साक्ष्य तो मिले, लिखित साक्ष्य मिले, लेकिन अच्छी तरह पढ़े नहीं गए, यानी कि कम पढ़े गए। और इसमें क्या हुई, इसमें लिखित साक्ष्य हमारे बहुत अच्छी तरह मिले, यानी कि लेखन प्रणाली हमारी परिपक्व हुई और पढ़े भी बहुत अच्छी तरह गए। इसमें जो लिखित प्रणाली थी वो भी मिली और पढ़े भी गए। इसीलिए इन तीनों को किस में रखा है हमने, ऐतिहासिक काल में। बात आती है प्राग ऐतिहासिक काल में रखा गया हमारा पाषाण काल। और पाषाण काल कहते हैं पत्थर के युग को, पत्थर के युग को बोला जाता है पाषाण काल। क्यों? क्योंकि उस टाइम के जो लोग थे वो ज़्यादातर सारा अपना काम पत्थर से करते थे, कार पत्थर से करते थे, खाना पत्थर में खाते थे, सोते पत्थर पे थे, इसलिए ज़्यादा यूज होता था पत्थर का। इसलिए इसका नाम रखा गया क्या, पाषाण काल। और इसको बांट दिया पुरापाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, निम्न पाषाण भी इसको बोलते हैं, और नव पाषाण काल में। ये इनका टाइम पीरियड भी कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है, वो भी लिख लेंगे। लेकिन इसके बाद को बांटा दो भागों में। वो कौन कौन से थे, सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ ऐसी हैं जो पढ़ी जा सकती हैं और कुछ चीज़ ऐसी हैं ज़्यादातर जो नहीं पढ़ी जा सकती, इसलिए इसको रखा है आदि ऐतिहासिक काल में। सिंधु घाटी सभ्यता और दूसरी वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता, और वैदिक सभ्यता में आते हैं ऋग्वैदिक काल, और दूसरे नंबर पर आता है क्या, उत्तर वैदिक काल। ये बेसिक स्ट्रक्चर है पूरे इतिहास का, ठीक है, इससे अलग कुछ नहीं पढ़ना, यही पढ़ना है बस। क्या नहीं, उत्तर वैदिक काल ही होता है ये, इसे हाँ पूर्व वैदिक काल, जैसे पहले का काल ऋग्वैदिक काल को पूर्व वैदिक काल भी बोल देते हैं, ठीक। लेकिन होता क्या है, आपने सुना होगा अपने दादा परदादा से एक कहावत, महाभारत का युद्ध जब हुआ था तो लगभग उसको कितने साल हो गए महाभारत के युद्ध, बताओ। बड़े बूढ़े कहते हैं हमारे के लगभग 5000 साल हो चुके हैं, किसको, महाभारत के युद्ध को। और जो हमारे आर्यभट्ट हैं, कौन, आर्यभट्ट साहब, इन्होंने भी महाभारत युद्ध की जो तारीख बताई है वो 3100 ईसा पूर्व बताई है। तो भैया एक देखो, अगर आर्यभट्ट साहब 3102 बता रहे हैं ईसा पूर्व, और अब चल रहा है क्या 2025, तो यानी कि एक इसको क्या हुआ था, ईसा मसीह का जन्म, वहां से पीछे जब चलेंगे तो ईसा पूर्व, और बाद में जब चलेंगे तो ये तो पता है। तो यहाँ से यहाँ तक 3000 साल हो गए, और यहाँ से यहाँ तक 2000 साल हो गए। तो कहीं ना कहीं आर्यभट्ट की और हमारे दादा परदादाओं की बात सही है कि महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो 5000 साल पहले हुआ था, ठीक। लेकिन अगर हम इतिहास के जो साक्ष्य हैं, जो भी हमारे पुरातत्व से साक्ष्य मिले, अगर उनके आधार पर देखें, तथ्यों के आधार पर, तो महाभारत का एक तथ्य मिलता है कि महाभारत जो हुआ था वो 9000 ईसा पूर्व में हुआ था, 900 ईसा पूर्व, 9 सॉरी, एक 900 ईसा पूर्व में, 900 ईसा पूर्व में हुआ था। अब इस जानकारी ज़्यादातर क्यों मानते हैं इसको, वो देखो हुआ क्या, ये आया उत्तर वैदिक काल और ये था ऋग्वैदिक काल। यहाँ पर जो साक्ष्य मिले, कोई भी लोहे के साक्ष्य नहीं मिले, और लोहे का यूज नहीं होता था, और लोहे की कोई भी ऐसी हमारी पुरातत्व में कुछ नहीं मिला कि उससे पहले जो माना जाता है, ये माना जाता है कि लोहा है ही नहीं था, या लोहे का यूज बिल्कुल नहीं था, लोहे से कोई हथियार या कोई चीज़ नहीं बनी हुई थी। लोहे का यूज स्टार्ट हुआ किसमें, 1000 ईसा पूर्व के बाद, और 1000 ईसा पूर्व के बाद आता है काल उत्तर वैदिक काल, और महाभारत का युद्ध माना जाता है उत्तर वैदिक काल में। इसलिए लगभग महाभारत के युद्ध को 3000 साल भी
बोलते हैं, और यही ज़्यादातर सही मान्य है। क्यों? क्योंकि लोहे का जो यूज़ हुआ वो उत्तर वैदिक काल में हुआ। अब इनका थोड़ा सा टाइम पीरियड लिख लेते हैं, कब कब ये स्टार्ट हुए, कब कब कहाँ से कहाँ तक चला, कुछ का पूछ लेता है इनमें। तो सबसे पहले लिखो पूरा पूरा पाषाण काल का, और पूरा पाषाण काल का जो आता है वो आता है स्टार्टिंग से, स्टार्टिंग से 9000 सा पूर्व तक किसका आता है ये, पूरा पाषाण का। उसके बाद आता है 9000 ईसा पूर्व चलेगा, और कहाँ तक चलेगा, 4000 ईसा पूर्व तक चलेगा, किसका, मध्य का। फिर नवपाषाण काल का चलेगा 4000 ईसा पूर्व, कितना, 2500 ईसा पूर्व। और 2500 से स्टार्ट क्या हो गया हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता 2500 स्टार्ट होकर कहाँ तक चलेगी, लगभग में तो 1500 दिखाता है, लेकिन एग्जाम में 1750 या किसी किताब में 1750 ईसा पूर्व भी देता है साहब। फिर आता है ऋग्वैदिक काल, और ऋग्वैदिक काल का जो कार्यकाल माना जाता है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। फिर आता है उत्तर वैदिक काल, जिसमें महाभारत हुआ, 1000 ईसा पूर्व, कितना आएगा भैया, 500 या 600। फिर 600 से स्टार्ट हो गया था प्राचीन, 600 ईसा पूर्व। फिर यहाँ से यहाँ बदल जाएगा, ठीक है, 600 ईसा पूर्व बदलेगा किसमें, इसमें बदलेगा ईस्वी में। कितना होगा 600 से 712, यहाँ चेंज हो गया। अब 712 ईस्वी से अब मध्यकाल कहाँ तक चलेगा, मध्यकाल के दो तथ्य माने जाते हैं चलने के, या तो वो मानेगा 1707 औरंगजेब की मृत्यु पर, या वो मानेगा 1757, हाँ, काशी के युद्ध पर, ठीक है। उससे बाद में जो विदेशी कंपनियां थी उसका आवागमन स्टार्ट हो गया था। फिर आता है आधुनिक इतिहास, और आधुनिक इतिहास 1707 से 1947 तक हमारा आता है आधुनिक इतिहास, ठीक है भैया। ये बेसिक स्ट्रक्चर है किसका, इतिहास का, बस इतना जानना था हमें। उसके बाद स्टार्ट होगा आधुनिक इतिहास, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर जो प्राचीन इतिहास से थोड़ा बहुत मतलब इतना नहीं पूछा जाता प्राचीन और मध्य, जितना आधुनिक इतिहास से पूछा जाता है। सारे आंदोलन हमारे आधुनिक में चले, और जितनी भी अंग्रेजों के खिलाफ गतिविधियां हुई या हमने की या उन्होंने की, वो आधुनिक काल में हुई। ये आधुनिक काल से ज़्यादा पूछता है। अब बात चलती है आधुनिक, तो आधुनिक इतिहास स्टार्ट होता है तुम्हारा कहाँ से, अच्छा, आधुनिक इतिहास में पढ़ते क्या मेन, बेसिक में हम एक तो आंदोलन सबसे पहले पढ़ते हैं, आंदोलन, उसके बाद पढ़ते हैं कांग्रेस पार्टी की स्थापना, उसके बाद जो वायसराय आते हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो अलग अलग भाग में इनको पढ़ेंगे। स्टार्ट क्या होगा, आधुनिक इतिहास, और आधुनिक इतिहास में चलेंगे हमारे क्या, आंदोलन। पहला टॉपिक आंदोलन का, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं आंदोलन से, ठीक है साहब। और आंदोलन स्टार्ट कहाँ से हुए थे, 1905 से। तो अब यहाँ से स्टार्ट होगा, एक ट्रिक है छोटी सी, अगर सबसे पहले तो हमारी याद होनी चाहिए सारे के सारे आंदोलन उंगलियों पे होने चाहिए, ठीक। तो उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, जब 4-5 बार लिख के देखोगे तो याद हो जाएगी, ठीक है भाई। सबसे पहले लिखेंगे क्या, 5, 6, 7, 9, 11, 16, 16, बस यहाँ तक लिख कर देखेंगे, और इसके बाद एक निशान लगा देंगे। फिर इसके बाद एक ट्रिक और है,
17, 2 बार 18 और 5 बार 19। यहाँ नहीं आ रहा, कर लेते हैं। 17, 2 बार 18 और 5 बार 19। और ये है क्या? 1905, 1906, 1907, 1909, ऐसे करके ये सारे के सारे जब जब आंदोलन हुए वो सारे सन हैं। जैसे ये 1917। तो भैया इसकी एक छोटी छोटी इनकी ट्रिक है। सबसे पहले इसकी ट्रिक जानते हैं, ठीक है? सबसे पहले ट्रिक जानते हैं पहले वाले की, उसके बाद लिखेंगे आगे। के लिए एक छोटा सा वाक्य बनाया था मैंने अपनी तरफ से, और उसको लिखा क्या था कि बंगाल में सूरत फूटी। कोई व्यक्ति था, मेरा दोस्त था अमित, ठीक है? तो उसने चलते चलते किसी से छेड़ कर दी। तो छेड़ करने पे हुआ क्या, उसकी जो बंगाल में तो सूरत फूटी, सूरत फूटी। और उसको मारा कहाँ था? मारा दिल्ली में। मारा दिल्ली में। और उसका होम कहाँ था भैया? होम कहाँ था? होम था उसका लखनऊ। बस ये याद करना है, छोटी सी ट्रिक। अब इसमें आता क्या क्या है वो देखेंगे, ठीक? बंगाल से बनेगा क्या? बंगाल क्या बनेगा भैया? बंगाल विभाजन 1905। मैं से क्या बनेगा? जब 3-4 बार लिख के देखोगे ना तो अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है? मैं से बनेगा क्या? बताओ क्या बनेगा मैं से? मुस्लिम स्थापना कब हुई थी? 1906 में। सूरत फूट से बनेगा क्या? सूरत फूट या सूरत अधिवेशन 1907। मारा से क्या बन सकता है? मारले मिंटो सुधार, ठीक है? दिल्ली से क्या बन सकता है? दिल्ली दरबार 1911। दिल्ली दरबार कौन सा वाला लगा था? थर्ड दिल्ली दरबार। कितने दिल्ली दरबार लगे अभी तक? 3 लगे थे। 4 दिल्ली दरबार सजाए गए थे, ठीक है? पहले दिल्ली दरबार में कौन आई थी? महारानी विक्टोरिया। होम रूल लीग की स्थापना भैया किसने की थी? होम रूल लीग की स्थापना किस किसने की थी? 2 आदमियों ने, बताओ। ठीक है, एक एनी बेसेंट थी और एक बाल गंगाधर। और बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हुई थी? एक अगस्त 1920। असहयोग आंदोलन जिस दिन स्टार्ट हुआ था उसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। एक बड़ी घटना, ठीक है? के उपलक्ष्य में एक तिलक कोष खोला गया था, और उसमें लगभग 1 से 1.5 करोड़ के लगभग में जो राशि इकट्ठा हुई थी। इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो कौन थे? घनश्याम दास बिड़ला, ठीक है साहब? तो ये था हमारी पहली ट्रिक। बंगाल में सूरत फूटी, मारा दिल्ली में, होम लखनऊ। इससे क्या बना? बंगाल विभाजन। मैं से मुस्लिम लीग, सूरत फूट से सूरत फूट, और मारा से मार्लियामेंटो सुधार, और दिल्ली से दिल्ली दरबार। कौन सा? तीसरा, जिसमें जॉर्ज पंचम और उसकी बीवी आई थी, जिन्होंने क्या किया था? जिन्होंने एक घोषणाएं की थी और बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था, और कलकत्ता से दिल्ली राजधानी चेंज कर दी थी। फिर होम रूल लीग, होम जो स्थापना की थी वो 2 व्यक्तियों ने की थी, एक एनी बेसेंट और एक बाल गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर तिलक की जो होम रूल लीग थी वो अखिल भारतीय होम रूल लीग के नाम से भी जानी जाती थी। 28 सितंबर 1916 को इसकी स्थापना हुई थी।
इसका मुख्यालय कहाँ था? इसका मुख्यालय कहाँ हो सकता है? इसका मुख्यालय बताओ, बताओ कहाँ हो सकता है? अड़ियार, ठीक है। हाँ, तो कहाँ पड़ता है अड़ियार? आंध्र प्रदेश, मद्रास, ठीक है। तो ये पड़ता है क्या? लखनऊ समझौता 1916। इसके बाद की ट्रिक क्या हो सकती है? फिर चलता है क्या? 17 से स्टार्ट होगी, याद हो गई? 17 से स्टार्ट होगी, ठीक है। 17, 18, 18, 5 बार 19, ऐसे ही करके हम सारी जो है 1947 तक याद कर लेंगे। इसकी कौन सी ट्रिक है? इसकी है, एक हीरोइन है, ठीक है, एक जो कलाकार है, तो वो अपनी कलाकारी अदा कर रही है, अपना रोल निभा रही है और बहुत अच्छा रोल कर रही है। तो हमारे जो एक दोस्त हैं, जो अमित ढाका, वो साइड में क्या लेके खड़े हैं उनके, तो वो होती है ना लाइट वगैरह, वो लिए खड़े हैं, ठीक है। तो वो अपना बहुत अच्छे से रोल अदा कर रही है, ठीक। उसका नाम है चंपा, और उसके रोल से वो चिढ़ जाते हैं। कौन? अमित ढाका जी। जब इतना अच्छा रोल कर रही है तो थोड़ा सा जलन होती है, तो वो जल जाते हैं। और वो जले तो उनको पता लग गया, पता लग गया तो वो हो गई क्या? हमसे खिलाफ हो गई। तो भैया ये जो है चंपा खड़ी अहम रोल में, किसमें? अहम रोल में। जले हम, कौन जले थे? अमित ढाका जी जले हम, और वो हमसे क्या हो गई? खिलाफ। क्या हो गई? खिलाफ। चंपा से क्या बनेगा? चंपारण आंदोलन। और चंपारण आंदोलन गांधी जी, अच्छा ये बताओ गांधी जी का सबसे पहला आंदोलन कौन सा था? चंपारण आंदोलन। इससे पहले गांधी जी कहाँ थे? कितने साल रहे? 21 साल गांधी जी साउथ अफ्रीका में रहे। और गांधी जी के 4 पुत्र थे, जिनमें से 2 पुत्र जो थे, जो बड़े वाल हरिलाल और मणिलाल, वो भारत में पैदा हुए। और जो रामदास देवदास थे वो साउथ अफ्रीका में पैदा हुए। के बाद आता है आंदोलन खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ? 1918। अब भैया एक चीज आती है, गांधी जी का दूसरा आंदोलन खेड़ा सत्याग्रह, लेकिन पहला किसान आंदोलन कौन सा था? खेड़ा सत्याग्रह। और एक क्वेश्चन और बनता है, पहला वास्तविक किसान आंदोलन। पहला वास्तविक किसान आंदोलन क्या आता है आपका? खेड़ा सत्याग्रह। और किसान आंदोलन चंपारण, ठीक है। ये इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। पहला किसान आंदोलन चंपारण और पहला वास्तविक किसान आंदोलन खेड़ा सत्याग्रह। इसके बाद आता है क्या? अहमदाबाद मील आंदोलन। भैया अहमदाबाद मील आंदोलन में क्या हुआ था, पता है क्या? क्या? हाँ, 1900 1918 से प्लेग स्टार्ट हुआ, ठीक। और प्लेग की जो समस्या थी वो बहुत बड़ी समस्या थी, उसमें बहुत लोग मरे। और अहमदाबाद मील जो कि सूती वस्त्रों का कारखाना था बहुत बड़ा, जिसके लिए इसको भारत का मैनचेस्टर का नाम भी दिया गया, ठीक है। इसमें जो चूहे थे ना, जो प्लेग चला था वो चूहों से चला था सबसे सर्वाधिक। और चूहे जो थे उस टाइम पे, उसमें अहमदाबाद मील में बहुत ज़्यादा संख्या में थे। तो चूहों से जब ये रोग फैला, वहाँ जो मजदूर मरने लगे, वहाँ से पलायन करने लगे। तो मजदूरों को रोकने के लिए जो मील मालिक थे, उन्होंने क्या कहा कि तुम्हारी सैलरी का हम 25% बोनस तुमको देंगे, तुम रुक जाओ, ठीक है। तो वो जो थे सारे मजदूर रुक गए। लेकिन प्लेग जैसे ही खत्म हुआ, प्लेग के खत्म होते ही मील मालिकों ने उनका बोनस खत्म कर दिया। और बोनस खत्म करने के साथ आंदोलन स्टार्ट हुआ, जिसमें गांधी जी जो है मुख्य नेता बने। और गांधी जी ने एक एमडी थे वहाँ के, जमनालाल बजाज, जो गांधी जी के 5वें पुत्र कहलाए, ठीक है, मुंह बोले बेटे कहलाए। कौन? जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज जी से गांधी जी की वार्तालाप हुई, और जमनालाल बजाज ने 25, पहले बोनस की जो मांग हुई थी वो 25% की हुई थी, और जमनालाल बजाज ने 35% बोनस देने का स्वीकारा। यहाँ से जमनालाल बजाज को एक उपाधि मिली राय बहादुर की, ठीक है। और गांधी जी का 5वां पुत्र
जमनालाल बजाज को कहा जाने लगा। मुंह बोला बेटा। ये था अहमदाबाद मील आंदोलन। उसके बाद आता है हमारा कौन सा, क्या था ये, रोलैक्ट एक्ट। रोलैक्ट एक्ट 1919। चले हम में हम हो रहेगा, ठीक। चले हम और खिलाफ। चले से क्या बनेगा, भैया जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने करवाया था, किसने दिए थे आदेश, डायर, जनरल डायर। एक थे ओ डायर और एक थे आर डायर। ना जो मिली थी वो ओ डायर को मिली थी, और ओ डायर ने सारी कमान किसके हाथ में दे दी थी, आर डायर के। जो गोली चलाने के आदेश दिए थे वो आर डायर ने दिए थे, ठीक है। अब इसमें माना जाता है, फिर हंटर कमेटी बनी, और हंटर कमेटी की जो रिपोर्ट आई उसमें लगभग 1400 से 1600 राउंड फायर हुए थे और 379 लोग मारे गए। हंटर कमेटी की ये रिपोर्ट आई। लेकिन उसी समय एक भारत की कमेटी बनाई गई, तहकीकात समिति। जब भारत की एक समिति बनाई गई, तहकीकात समिति, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए, तो उसके जो अध्यक्ष चुने गए थे वो मदन मोहन मालवीय चुने गए थे। और मदन मोहन मालवीय की रिपोर्ट में ये आया कि ये जो जितने बता रहे हैं ना अंग्रेज, कितने, 379 लोग, तो भैया 379 लोग तो हंटर कमेटी की रिपोर्ट में आए हैं, जबकि 250 लोग तो हमने उस कुएं में से निकाल लिए थे जिस कुएं में लोग कूदते थे जी। और एक चीज और आती है इसमें कि उन्होंने जो भारतीय समिति बनी थी ना हंटर के बाद भारतीय समिति बनी, तहकीकात समिति, जिसके अध्यक्ष कौन थे, मदन मोहन मालवीय। उनकी रिपोर्ट ने बताया कि 250 लोग तो इसमें से ही निकाल लिए थे कुएं में से। उसके बाद उन्होंने जो रिपोर्ट दर्ज की वो 1500 लोग मारे गए थे और लगभग 2 से 2500 लोग घायल हुए थे। और आज भी जो अमृतसर का जो कमिश्नर ऑफिस है उसमें जो 484 मृत्यु जो शहीद हुए थे उनके नाम लिस्ट में दर्ज हैं। और जो जलियांवाला बाग है, खुद जलियांवाला बाग में 377 शहीद के नाम आज भी मौजूद है। लेकिन हंटर कमेटी ने कितने बताए थे, 379 लोग, और तहकीकात समिति ने कितने बताए थे, 1500 लोग। क्या था जलियांवाला बाग, एक बाग था, उसकी ऊंची ऊंची दीवारें थी और उसमें एक गेट था। उसी गेट से अंग्रेज घुसे और गोली स्टार्ट कर दी, गोलीबारी। फिर हमको 2 भागों में बांटेंगे। पहले है से बनेगा क्या, हंटर कमेटी 1919। मैं से बनेगा मॉन्टेग्यू। क्या था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, क्या था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। दोहरा शासन प्रणाली भारत में लेकर कौन आए थे, कौन आए थे भैया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। और साइमन कमीशन, गोलमेज सम्मेलन, तीनों किसके पक्ष में हुए थे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो लेकर आए थे। क्या लेकर आए थे, दोहरा शासन प्रणाली। और दोहरा शासन प्रणाली की जांच के लिए अगले 10 साल सुनिश्चित कर दिए गए कि अगले 10 साल तक इसकी जांच होगी। तो उसी के उपलक्ष्य में साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट और हमारी तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए थे। फिर चला क्या, खिलाफत आंदोलन। भैया आज हम खिलाफत आंदोलन तक ही पढ़ेंगे, ठीक है। फिर ज़्यादा हो जाएगा इससे आगे। इससे आगे की सीरीज है 20, 22, 23, 3 बार 28, 1 बार 29 की भी ट्रिक है। फिर इससे आगे है 30 से 34 तक चलेगा हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन। उसमें आएगा डांडी मार्च और पहला गोलमेज सम्मेलन, फिर गांधी इरविन समझौता, फिर दूसरा गोलमेज सम्मेलन, फिर पूना समझौता जिसको दिल्ली पैक्ट भी बोला गया, और तीसरा गोलमेज सम्मेलन। उसके बाद फिर 39, 2 बार 39, 3 बार 40, 2 बार 42, 44, 45, 46, 47। ये हो गया पूरा का पूरा हमारा सारे आंदोलन, ठीक है। तो अंजित सर
आज इतना ही पढ़ेंगे, फिर ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो लिख कर बता देना। ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को और हमारा साथ दीजिए, अधिक से अधिक प्यार दीजिए। धन्यवाद।